नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की, जिन्होंने 5 मार्च बृहस्पतिवार के दिन राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा है। एक तरह से एक क्लियर सिग्नल कि बिहार की स्थानीय राजनीति को छोड़ रहे हैं, राज्य की पॉलिटिक्स से वापस केंद्र की तरफ रुख कर रहे हैं। ये ट्रूली एंड ऑफ एन एरा है, एक युग का अंत। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हम काफ़ी बार लूजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के संदर्भ में ये बात 100% सही है। पिछले करीब 4-4.5 दशक से बिहार की राजनीति 2 व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमी है, नीतीश कुमार और लालू। और जिस तरफ नीतीश कुमार झुकते थे 2005 से, उसी की सरकार बनती थी, वही सत्ता की बागडोर संभालता था बिहार में, और 21 साल तक वो लगातार मुख्यमंत्री रहे। 10वीं बार उन्होंने पिछले नवंबर में शपथ ली थी। तो कई कीर्तिमान, कई रिकॉर्ड उनके नाम। आज हम विश्लेषण करेंगे नीतीश कुमार की शख्सियत का, क्या कारण रहे जिसकी वजह से वो पटना छोड़ दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, और क्या ये राजनीति में, राज्य की राजनीति में उनकी तरफ से एक फाइनल, अंतिम, एक तरह से पटाक्षेप है। उनका बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, क्या वो इस रिले रेस को उनका बेटन हाथ में लेके आगे सक्षम ढंग से दौड़ पाएगा कि नहीं। बीजेपी आगे क्या रुख अख्तियार करती है। अब काफ़ी स्टेट्स में बीजेपी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गई है, एक धुरी बन गई है जिसके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। और उत्तर भारत में ये अंतिम स्टेट थी जहां बीजेपी का अपने दम पे दबदबा नहीं था। तो बात करेंगे आगे। उससे पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इस कंटेंट को अपने मित्रों परिजनों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से जन्मे थे। 2 व्यक्ति जन्मे थे, 3 व्यक्ति जन्मे थे। शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये बड़े नाम थे जो जेपी आंदोलन से निकलकर बिहार की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हुए थे। इनमें सबसे बड़े नेता सबसे पहले बने लालू यादव, और 2005 तक बिहार की राजनीति के वो केंद्र बिंदु रहे। 2005 में पहली बार नीतीश कुमार ने उन्हें पटकनी दी। नीतीश कुमार में क्या कमाल था, या उन्होंने क्या कमाल की पॉलिटिक्स की। देखिए, लालू यादव्स को रिप्रेजेंट करते थे ओबीसीज में, वो पिछड़ों की आवाज़ बने, दलितों की आवाज़ बने, ऑप्रेस्ड की आवाज़ बने, लेकिन अंततः वो बन के रह गए कुछ हद तक यादवों की आवाज़ और अल्पसंख्यकों की आवाज़। और कांग्रेस के साथ मिलके और नीतीश के साथ मिलके वो अपनी सत्ता में आते रहे बार बार। नीतीश ने उनको चुनौती दी। कैसे दी? उन्होंने एक्सट्रीम जो बैकवर्ड्स थे उस कास्ट को रैली किया अपने साथ, कुछ दलित्स को अपने साथ जोड़ा, कुछ मुसलमान अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ा, और नॉन यादव ओबीसीज को अपने साथ जोड़ा। तो और 2005 में पहली बार वो सत्ता में आए। 2010 में और भी ज़बरदस्त बहुमत के साथ नीतीश कुमार और बीजेपी सत्ता में आई। उस समय उनकी एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी 2010 के इलेक्शन में, जब अदर देन एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, नॉन यादव ओबीसीज, कुछ दलित, अल्पसंख्यक, प्लस जो बीजेपी का अपर कास्ट, ब्राह्मण, बनिया वोट, उसके साथ जुड़ी महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी, जब पहली बार 2010 में फ्री बाइसिकल स्कीम की घोषणा की नीतीश कुमार ने, और हर हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की को स्टेट में एक बाइसिकल गिफ्ट की गई। तो उसके बाद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और उनकी ज़मीन पर पैठ और मजबूत हुई। 2015 के असेंबली चुनावों से पहले 2014 के चुनावों में, लोकसभा चुनावों में, नीतीश कुमार ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। मात्र 2 सीट्स आई उस कॉम्बिनेशन की। बीजेपी का सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज रहा और सबसे ज़्यादा एनडीए की सीट्स आई, 31 सीट्स। फिर 2015 में नीतीश मिल गए लालू के साथ और पटकनी दे दी उन्होंने बीजेपी को। 2017 में लालू से मोह भंग हुआ, फिर बीजेपी के साथ आए, लेकिन तब से बीजेपी का एक तरह से उत्थान शुरू हुआ, या वो आगे निकलनी शुरू हुई नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड पार्टी से। 2020 के इलेक्शन में बीजेपी का ज़्यादा मत प्रतिशत रहा जेडीयू के मुकाबले, और 2025 के इलेक्शंस में भी बीजेपी कहीं ज़्यादा वोट लाई और 4 सीट ज़्यादा लाई। जेडीयू की आई 85 और बीजेपी की आई 89 सीट्स, लेकिन मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार नवंबर लास्ट ईयर। तो जब हम लास्ट ईयर नवंबर में बिहार में घूम रहे थे तो एक बात बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो गई थी। दूर से तो लग रहा था उनका स्वास्थ्य बिल्कुल उनका साथ नहीं दे रहा, शिथिल पड़ चुके हैं, थक गए हैं, और लोगों का कहीं ना कहीं उनसे मोह भंग हुआ है। लेकिन जब ज़मीन पे गए तो मालूम पड़ा उनके लिए एक सिंपैथी थी, लोग उनके साथ उतना ही जुड़ाव महसूस करते थे,
और जो उन्होंने लगातार 20-21 साल का शासन दिया था राज्य को, उसकी तारीफ होती थी, उनकी लोग कद्र करते थे, उनको बड़ा बुजुर्ग मानते थे। और लालू के जंगल राज के खिलाफ एक मत पड़ा और नीतीश कुमार फिर से 10वीं बार रिकॉर्ड, मतलब एक तरह का कीर्तिमान स्थापित करते हुए 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन जैसा कि हमने कई दूसरे राज्यों में देखा जहां बीजेपी अलायंस में रही है, तो आप देखेंगे कि देखिए जो वाजपेयी अडवाणी ईरा था उसमें बीजेपी की एक तरह से शुरुआत थी, वो राष्ट्रीय राजनीति में एक अव्वल दर्जे का स्थान प्राप्त करने के लिए, फ्रंट रैंकिंग पॉलिटिकल पार्टी बनने की। उस समय वो अलायंस धर्म का सम्मान करते थे, अलायंस पार्टीज़ को अपने साथ जोड़ते थे अपना वोट बेस बढ़ाने के लिए। तो नीतीश कुमार केंद्र में भी मंत्री रहे वाजपेयी जी के साथ और बाद में 2000 के दशक में वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो मोदी जी की बीजेपी है वो काफ़ी आक्रामक और अग्रेसिव है और उसकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी को अपने दम पे हर राज्य में, खासकर उत्तर भारत में, सेंटर पॉइंट बनाना है, केंद्र बिंदु बनाना है। उसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश से, जहाँ बीजेपी अपने दम पे अब सरकार में काबिज है। फिर आप देखिए महाराष्ट्र की बात करिए तो महाराष्ट्र में किस तरह से शिवसेना को पटकनी दी, फिर किस तरह से एनसीपी को तोड़ा, कर्नाटक में जेडीयू किस तरह समाप्त हुई। हालांकि अभी कांग्रेस का शासन है, लेकिन अगली बार आप देखेंगे कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो उत्तर भारत में, जिसको हम काउ बेल्ट बोलते हैं पॉलिटिकल टर्म्स में, वहाँ बिहार एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ ज़्यादा मत प्रतिशत लाते हुए, ज़्यादा सीट्स लाते हुए पिछले 2 इलेक्शन से बीजेपी अलायंस में जूनियर पार्टनर की भूमिका में रहती थी और नीतीश कुमार हमेशा चीफ मिनिस्टर बनते थे। अब वो स्थिति हमेशा के लिए बदलती नजर आ रही है। अब चर्चा ये हो रही है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और जो उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां बीजेपी ने अपने दम पे सरकार बनाने की कवायद में कामयाबी नहीं पाई, वहां भी अब वो सीनियर पार्टनर बन जाएगा अलायंस में। तो ये तो रही बीजेपी के बढ़ते कदम और इस नीति के पीछे अब बीजेपी की जो बढ़त है उसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। एक तो उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, उनके पास करिश्माई नेतृत्व है मोदी जी का जिसका डायरेक्ट मैसेजिंग होती है। एक जो उनकी बेनिफिशरीज़ की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, डायरेक्ट जो बेनिफिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं आधार के ज़रिए, और एक ऑफकोर्स जो एक हिंदू मुस्लिम एंगल है, एक जो कम्युनल डिवाइड देश में पैदा हुई है उसकी वजह से। तो ये सब कारण मिलकर बीजेपी को एक पोल पोजीशन ले आए भारतीय राजनीति में, और जो एकमात्र शायद लास्ट मैन स्टैंडिंग थे, एटलीस्ट नॉर्थ इंडियन और यूपी बिहार के संदर्भ में जो सबसे बड़े राज्यों में से एक है, वहाँ पे नीतीश कुमार थे। दैट विकेट हैज़ ऑल्सो फॉलन। अब नीतीश कुमार के करियर को थोड़ा एनालाइज करें। नीतीश कुमार एक समय ऐसा था जब उनको लोग देखते थे एक भावी संभावित प्रधानमंत्री के रूप में। जब उन्होंने 2014 के इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी और फिर उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, अपना मोर्चा बनाया था कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलके, तब वो अपने को उसी सांचे में ढाल रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी के मुकाबला करेंगे, लेकिन चुनाव वो हार गए। उसके बाद दोबारा अभी 2024 के लोकसभा जब चुनाव हुए, उसके रनअप में जो एक विपक्षी फॉर्मेशन बन रही थी, उसमें भी नीतीश कुमार का मन था कि वो उसके कन्वीनर या संयोजक बने, प्राइम मिनिस्टर के फेस बने, पर वो हो नहीं सका और उसके कई कारण रहे। और उसके बाद वो वापस लालू और तेजस्वी का साथ छोड़ के लौट आए एनडीए में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो अब जब वो राज्यसभा आ गए हैं, तो क्या ये उनको हम कह सकते हैं कि क्या ये उनकी एक तरह की फाइनल गुड बाय है बिहार पॉलिटिक्स से? देखिए, नीतीश कुमार के संदर्भ में सरफेस पे तो यही लगता है कि उन्होंने नमस्कार कह दिया है बिहार की राजनीति को, बागडोर अपने बेटे निशान को थमा दिए, जिनके बारे में चर्चा है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बट नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी फाइनल प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। इतनी बार वो कम बैक कर चुके हैं, इतनी बार उनकी वापसी होती है राज्य की राजनीति में और वापस वो पोल पोजीशन में आ जाते हैं कि वो फिर अगला कदम क्या उठाएंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अपेरेंटली अब जिस तरह से बाजी बिछी है, जिस तरह से बिसात बिछी है, उसमें मेरे ख्याल से नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इस बात से सहज हो चुके हैं कि शायद वो बिहार के संदर्भ में अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं। अब केंद्र में राज्यसभा में आएंगे, शायद कोई अच्छी केंद्रीय मंत्रालय भी उनको सौंपा जाए। बेटे को उन्होंने अपने विरासत सौंपी है बिहार की राजनीति में, और वो किस तरह से जेडीयू को बनाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, ये देखने की बात है। या जेडीयू बिखर जाएगी, क्योंकि जेडीयू के कई प्रमुख स्तंभ जैसे लल्लन सिंह हुए और भी कई अन्य नेता, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बैकडोर
से बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे थे, नीतीश का साथ छोड़ चुके थे। तो जेडीयू में आगे बिखराव होता है कि जेडीयू को और बढ़ाते हैं नीतीश कुमार के पुत्र, इसका उत्तर समय देगा। लेकिन डेफिनेटली भारतीय राजनीति के संदर्भ में, उत्तर भारतीय राजनीति के संदर्भ में, सोशल जस्टिस की राजनीति के संदर्भ में एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट ये हुआ है कि नीतीश बिहार से दिल्ली जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।